हेलो जी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं एंकर स्वाति जैन। आप में से कुछ लोगों के लिए मेरी आवाज जानी पहचानी है, लेकिन कुछ लोगों को मेरा चेहरा पहचानने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर मेरे चेहरे के सामने माइक देखा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप सभी का ढेर सारा प्यार मिला, और आप ही में से मेरे कुछ अपनों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करती। मैंने कहा ये भी ठीक बात है, तो यूट्यूब चैनल लेकर अब मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। एंकर स्वाति जैन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। हालांकि इससे भी काफी वक्त हो चुका है, जिस पर मैं अब तक इंस्टाग्राम पर ही जो मेरा कंटेंट मैं इवेंट का पोस्ट करती थी, एज इट इज शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस में मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के जो इतने सारे सवाल मुझे लेकर, मेरे एंकरिंग के फील्ड को लेकर मेरे डीएम्स में आते रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को यहाँ देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी, स्वाति की जुबान। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने एंकरिंग के लिए कौन सी डिग्री ली, कौन सा कोर्स किया, कैसे शुरू किया। हम लोग भी एंकरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेज पर कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं, कैसे प्रेजेंटेबल होते हैं। आप अपने स्क्रिप्ट खुद लिखते हो, आप शेर व शायरी खुद बनाते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास है। तो उन सभी सवालों के जवाब मैं वन बाय वन हर वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। लेकिन आज ना, जब ऐसे रूबरू हम लोग बैठे हैं, तो मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। स्टेज पर आना और एंकरिंग के फील्ड को चूज करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। और ये कहानी, ये सफर इतना आसान नहीं था। सेकेंड क्लास में थी मैं, जब पहली बार स्टेज पर पोयम सुनाई थी मैंने। पोयम का टॉपिक तो अभी मुझे याद नहीं, लेकिन स्वाति का वो चेहरा मुझे याद है, जो स्टेज पर जाते ही, माइक को देखते ही रो रो कर बुरी तरीके से लाल हो गया था। घबराहट के मारे एक शब्द नहीं निकल रहा था मुंह से। मेरी हिंदी की मैम मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या बात हो गई बेटा, तुम पोयम भूल गई? नहीं मैम, पोयम तो पूरी तरीके से याद है, पर ये जो इतने लोग सामने बैठे हैं ना, इन्हें देखकर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही। मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैम मैं नहीं सुना सकती। मैम ने मुझे समझाया, डर लग रहा है? मैंने कहा हाँ मैम। मैम ने कहा ये सब अपने ही दोस्त है, इनसे क्या घबराना, सुना दो, जैसी आती है वैसी सुना दो। क्या कर सकते हैं। सांस, पूरी गहरी सांस ली, मैम की बात को थोड़ा सा रियलाइज किया, आंसू पहुंचे, आंख बंद करके पूरी पोएम सुना दी और एक सेकंड में जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। सेकेंड क्लास के बाद हर प्रोग्राम, हर इवेंट में कभी कहानी सुना दो, कभी पोयम सुना दो, कभी स्टेज पर कोई कार्यक्रम है लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो अपनी स्पीच प्रिपेयर कर लो। मजा आने लगा धीरे धीरे। स्टेज का डर, माइक का डर कम होने लगा। हाँ, अभी भी माइक को देखकर पैर जरूर कांपते थे, लेकिन अब रोना बंद हो गया था। अब रोती नहीं थी, अब कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखता था। अंदर की घबराहट सिर्फ स्वाति जानती है। सामने एक कॉन्फिडेंट लड़की खड़ी है, जो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करेगी। आपका इवेंट, आपका स्पीच, और जो कहानी, जो कविता वो याद कर कर आई है, वो भी पूरी स्माइल के साथ स्टेज पर बोलेगी। बस ये सिलसिला चल रहा था। और इन सब चीजों में ना, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ स्पेशली इस वीडियो के जरिए, कि जो बच्चे बचपन से स्टेज का डर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इस डर से निकलने में बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। तो ये जो डर मेरे अंदर से निकल गया, आज सामने 500 की तादाद है या 50,000 लोगों की, स्वाति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल स्मूथली पूरा इवेंट होस्ट कर लेती है। इसका कारण
सिर्फ स्वाति अकेली नहीं है। ये वो कॉन्फिडेंस, ये वो उम्मीद जो मेरे अंदर मेरे टीचर्स लेकर आए, ये उसका नतीजा है। तो उन टीचर्स को ना मैं आज वाकई में दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, मुझे ये समझाया कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से आएगा। ये जितने भी लोग हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हें इनसे डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो मन में सोचती हो अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा लिखो और अच्छा अच्छा बोलो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती। 8th क्लास तक हम लोग जूनियर स्कूल में होते थे, जहां पर हम सिर्फ गर्ल्स होती थी। 9th में प्रमोट होकर जब मैं सीनियर स्कूल में गई ना, वो कोएड हो गया। अब वहां ज्यादा लोग, ज्यादा स्टूडेंट्स, ज्यादा टीचर्स और सीनियर्स भी हैं आपके। अब तक 8 तक तो हम ही हम ही सीनियर, और टीचर्स की गुड बुक्स में हो आप तो पूरे स्कूल में अपना ही लगता है कि भाई जो हम करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब बड़े स्कूल में जाने के बाद एक्चुअल गेम तो यहाँ शुरू होता है। 9th क्लास में जब मैं उस स्कूल में गई ना, तो वहां अधिकतर टीचर्स को ये चीज पता थी कि स्वाति स्टेज पर अच्छा बोलती है। पहली बार 9th क्लास में डिबेट कंपटीशन में मेरा नाम मेरे क्लास टीचर ने लिखवा दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते थे हम, हिंदी मीडियम बच्चे हैं। टॉपिक था विज्ञान, अभिशाप, अभिशाप या वरदान। बहुत अच्छे से पूरा मैटर प्रिपेयर करके उस टॉपिक के फेवर में मैंने लिखा था। और अब अंदर कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन एक चीज और थी कि सीनियर स्कूल में मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है, टीचर्स को तो इम्प्रेस करना ही है, गुड बुक्स में रहना है टीचर्स की। स्टेज पर गई, जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ मैं स्टेज पर गई, दोबारा वो सेकंड क्लास की स्वाति याद आ गई, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, टीचर्स हैं, इतने सारे सीनियर्स हैं। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हमेशा के लिए इमेज खराब हो जाएगी। बच्चे थे ना, यही सब सोचते थे। वहां पर दोबारा मुझे एक ऐसे टीचर मिले जिन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि अब जिंदगी में जो हो जाए, स्वाति के अंदर से कॉन्फिडेंस कभी खत्म नहीं होगा। अब वो कॉन्फिडेंस जनरली किसी से बात करने के लिए हो या स्टेज पर जाकर अपनी बात कहने के लिए, आप स्वाति सब कर लेंगे। और ये सब बातें पता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रही हूँ, मैं अपना वो फेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो उस वक्त मेरे ख्याल में आया था। घबराहट के मारे एक शब्द नहीं निकला, खड़ी रही थोड़ी देर माइक के सामने। बच्चे आपस में गॉसिप करने लगे, नया चेहरा था तो बातें बनाने लगे, और सब नजर आ रहा था मुझे कि यहां पर इमेज बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रही है। इंग्लिश वाले सर, मेरे ललित जी सर, मेरे पास आए और मुझसे पूछा, स्पीच याद नहीं है बेटा? मैंने कहा याद है सर। तो बोलो। कहा सर डर लग रहा है। उन्होंने पता है क्या कहा, हमने तो सुना है कि स्वाति बहुत अच्छा बोलती है, फिर स्वाति को डर कैसे लग रहा है? मैंने कहा सर इतने सारे लोगों के सामने कभी कुछ नहीं बोला। बोले ये समझो कि तुम जो स्टेज पर खड़ी हो और जिस टॉपिक पर बोलने वाली हो, उसके बारे में सारा नॉलेज सिर्फ तुम्हें है, बाकी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें किसी को कुछ नहीं आता। सर की बात थोड़ी थोड़ी समझ आई और अंदर से दोबारा पूरा करेज, साहस गैदर किया और बिना डरे अपना पूरा स्पीच जो मैंने उस टॉपिक के फेवर में लिखा था वहां बोल दिया। एंड यू नो व्हाट, सेकंड प्राइज लगा मुझे। टीचर्स पहचानने लगे। अब स्कूल में 10th क्लास के बाद एक फेयरवेल हुआ 12th वालों का, जब मैं 11th में आ गई थी। मुझे तब वो इवेंट होस्ट करने के लिए बोला गया, और तब वो मेरे स्टेज का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था स्कूल टाइम का, जिसमें कम से कम 1000+ की गैदरिंग थी। दोनों तीनों जो हमारे स्कूल्स का पूरा ग्रुप होता था, सीनियर स्कूल, जूनियर स्कूल, सब टीचर्स, सारे बच्चे, और वो इवेंट मैंने होस्ट किया फ्लॉलेसली, स्मूथली।
आपको पता है ये सब चीजें कहते हुए आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि कितना ओवर कॉन्फिडेंस है अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, पर वक्त लगता है आपको ये समझने में कि कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर झलकता है। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, आप अपने दिल की बात बहुत आसानी से किसी को भी समझा सकते हो। आज की तारीख में कम्युनिकेशन स्किल नाम का एक कोर्स भी चलता है, जिसमें हम लोगों से बातचीत करने के तरीके सीखते हैं कि अगर हम कहीं बैठे हैं तो हमें कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। इंटरव्यूज हो गए, कहीं कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन हो गया, एवरीथिंग, ये सब चीजें वहां सिखाई जाती है। और यही सब चीजें इंसान में होना जरूरी है, क्योंकि आई थिंक डिग्री, पढ़ाई, नॉलेज सब अपनी जगह है, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसे बता नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। हमारी मेवाड़ी में एक कहावत है, बोलबा वाला रा भोंगड़े ही वके, नी बोलबा वाला रा काजू ही पड़े रहे। नानी से अक्सर ये सुना था मैंने, तब समझ आ गई इस बात ही बोलना तो पड़ेगा, बातें तो करनी पड़ेगी। और मैं पता है बचपन से ही बहुत ज्यादा बातें करती, जॉइंट फैमिली थी ना, तो मेरे कजिन्स मुझे बोलते थे, अरे चुप हो जा भाई, कब से बोल रही है। और मेरा ना मुंह बन जाता था, मुझे लगता था ये लोग बातें क्यों नहीं कर रहे यार, मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये लोग मुझे सुन क्यों नहीं रहे। पर वही ना, अच्छे लोग सबको समझ नहीं आते। लेकिन ना, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स, मेरे भाई बहन। मैं सिंगल डॉटर हूँ पता है, लेकिन हमारे टाइम में कजिन्स वजिन्स वाला सिस्टम नहीं था, तो सब लोग साथ में रहते थे। तो सारे भाई बहनों ने पढ़ाने में, स्टेज फियर हटाने में, स्पीच रेडी करवाने में, और सबको बिठाकर जब मैं सुनाती थी, स्पेशली ये चीज मैं कैसे भूल गई, जब कोई भी टॉपिक पर मैं अपना कंटेंट रेडी करती थी ना, उस टाइम से कंटेंट लिखते आ रहे हैं हम लोग भी, तो सारे भाई बहनों को सामने बिठा दिया जाता था, अब यू आर माई ऑडियंस और अब मैं बोलूंगी और आप लोग सुनेंगे। बस ऐसा ही चलता रहा। तो हर एक शख्स ने मेरा साथ दिया है, और इन सबसे ऊपर जिनके साथ के बिना सारी चीजें इनकम्प्लीट हैं, मेरे मम्मी पापा। इकलौती बच्ची, बाहर कहाँ भेजोगे। जयपुर में डिबेट कंपटीशन है, अहमदाबाद में डिबेट कंपटीशन है, और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कभी भी स्टेज और मेरे फील्ड में काम करने से मेरी मम्मी ने मुझे नहीं रोका। और मेरे पापा, वो हमेशा से बिना कुछ कहे मेरा साथ देते रहे। मैं अब जब कभी सोचती हूँ कि यार, पापा ने ना तो मुझे कभी किसी चीज के लिए परमिट किया या परमिशन मैंने उनसे मांगी, और ना ही उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया। और ये हम लड़कियों की ना सबसे बड़ी ताकत होती है, जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, आपको और किसी चीज का डर नहीं रहता। और ये चीज आज यहाँ इस मोड़ पर आकर मुझे समझ आ गई है कि मम्मी पापा का अपने बच्चों के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या करेगी, वो आप लोगों के फैसलों पर कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपका बच्चा किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो कहाँ खुश रह सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या कह रही है, वो सब हमें नहीं सोचना है, हमें अपने बच्चों को समझना है। और ये बात ना, आज के पेरेंट्स हो या हमारे जमाने के पेरेंट्स, मुझे लगता है कि हर माँ बाप पे ये चीज है कि वो अपने बच्चों के लिए, उनके सपनों के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे टीचर्स हो गए, मेरे भाई बहन हो गए, और मेरे फ्रेंड्स हो गए, सभी को दिल से थैंक यू है, सीरियसली दिल से थैंक यू। शायद कभी मौका नहीं मिला आप लोगों को ये बोलने का कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना ये जर्नी शुरू नहीं हो सकती। वरना हो सकता है कि मुझे भी कह देते कि इतनी बातें कर रही है, पढ़ ले, इंजीनियरिंग कर ले, आगे नौकरी नहीं लगेगी, चीजें नहीं कर पाएगी, सब चीज। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आगे जाकर इस फील्ड में मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा, मैं क्या कर पाऊंगा। 12th के बाद मैंने बीएससी किया, क्योंकि मन में घबराहट तो थी। तब ना यूट्यूब था, ना कंटेंट क्रिएटर्स होते थे। तो आप जिस फील्ड में पैशन रख रहे हो या आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो बात की बात हो जाती है, सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। पहली बात ये आती है कि आप
इस फील्ड से पैसा कमा पाओगे या नहीं, आप इससे अपनी जिंदगी बेटर कर पाओगे या नहीं। तो यही सोचकर मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया। कंप्यूटर्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे बीएससी में। बीएससी के बाद अब क्या करें? उस वक्त एमबीए का बड़ा ट्रेंड था। फाइनेंस में एमबीए किया। आप आप अंदाजा लगाओ कि मेरा विजन कुछ भी नहीं है। बीएससी कर रही हूँ क्योंकि 11th-12th में साइंस मैथ्स ली थी। बीएससी के बाद मैं एमबीए कर रही हूँ फाइनेंस में। जिस लड़की को अगर आप 2000 रुपए देकर के कहोगे कि इसका हिसाब लगा कर लाना, शॉपिंग कर कर आओ, तब बताना कि कहाँ कहाँ खर्च किए, उसे वो भी नहीं समझ आता है। वो फाइनेंस में एमबीए कर रही है। फाइन, एमबीए कर लिया। अब क्या? जॉब ज्वाइन करी इंस्टीट्यूट पर एज ए टेलीकॉलर। उसी इंस्टीट्यूट पे थोड़ा सा प्रमोट होकर एज ए काउंसलर मैंने वर्क किया। बोलने की ट्रिक यहाँ काम आई। और उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट पर एज अ टीचर कंप्यूटर्स और इंग्लिश की मैंने काम किया। उसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने एक और इंस्टीट्यूट पे कहीं काम किया था एज अ टीचर। तो कुल मिलाकर घूम फिर कर मेरा काम बोलने पर ही आ रहा था। कहानी थोड़ी और लंबी है। अभी स्वाति जैन चल रही है आप लोगों के सामने। एंकर स्वाति जैन का सफर कैसे शुरू हुआ था, इसकी बात मैं करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ढेर सारा प्यार दिया है, वैसे ही यूट्यूब पर भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मेरा चैनल एंकर स्वाति जैन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस कहानी का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जो मन आता है वो कीजिए।